मायके। पूर्वी शर्मा जी की इकलौती और बहुत ही लाडली बेटी थी। अब आपके मन में कहीं ये बात तो नहीं आ रही ना कि इकलौती है तो पक्का माँ बाप ने उसे बहुत लाड प्यार देकर बिगाड़ रखा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके उलट पूर्वी बहुत ही समझदार और शांत किस्म की लड़की थी। पूर्वी के अलावा शर्मा जी का एक बेटा भी था जिसका नाम था रितेश। रितेश की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद रितेश की पत्नी रक्षा भी अब शर्मा जी के घर की सदस्य बन गई थी। शादी के बाद तकरीबन 1 महीना अपने ससुराल में बिताने के बाद अब बहू रक्षा अपने मायके गई हुई थी। एक दिन सुबह के तकरीबन 11 बजे होंगे कि रक्षा के मायके का दरवाजा नॉक होता है। रक्षा मेन गेट खोलती है तो देखती है सामने उसकी ननद पूर्वी खड़ी हुई है। अरे पूर्वी बेटा, तुम यहाँ अचानक? आओ अंदर बेटा। आंटी जी वो क्या है ना, आपको तो पता ही है मैं आजकल जॉब की तलाश में हूँ। तो मेरी एक सहेली ने मुझे यहाँ जयपुर में जॉब के बारे में बताया था। इसी सिलसिले में जयपुर आई थी। और फिर जब मैं जयपुर के लिए निकलने लगी ना तो मम्मी पापा जिद करने लगे कि अनजान शहर में होटल में रुकने की बजाय मैं आप लोगों के साथ ही रुक जाऊं। और वैसे भी इस समय तो भाभी भी यहाँ आई हुई है ना तो मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल ही लगेगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। अरे तुम्हें जितने दिन रहना है आराम से रहो, हमें कोई समस्या नहीं है बेटा। हमारे लिए तो जैसे रक्षा वैसे तुम। रक्षा की माँ के प्रेम से स्वागत करने के कारण पूर्वी कुछ ही देर में वहां पर कंफर्टेबल हो गई थी। चलो आंटी जी तो मेरे बहाने में बड़ी आसानी से फंस गई। अब मुझे अपना सीक्रेट मिशन पूरा करना है बस। पूर्वी कहने को तो मेहमान बनकर आई थी लेकिन उसकी नजर घर में सभी के ऊपर थी। वो तिरछी नजरों से घर में हो रही सभी गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुए थी। चाय नाश्ते के बाद, पूर्वी बेटा आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। बहुत लंबा सफर करके आई हो, थकान हो गई होगी ना तुम्हें। ऐसा करो, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारे लिए बढ़िया सा डिनर लगवाते हैं। अरे आंटी जी प्लीज आप इतनी तकलीफ मत करिए। अब आप इतनी फॉर्मेलिटी करेंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, इसमें फॉर्मेलिटी जैसी क्या बात है। अरे भाई, तुम पहली बार हमारे घर आई हो और फिर बहन जी ने कितने अधिकार से तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजा है। हम तुम्हारी खातिरदारी में कोई कसर थोड़ी ना छोड़ेंगे। और भाई बिटिया के ससुराल वालों की खातिरदारी करने का कोई रोज रोज मौका थोड़ी ना मिलता है। अरे आंटी जी आप ना मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा ठीक है। अब अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है, बनवा लीजिए कुछ स्पेशल सा। हम भी तो देखिए भाभी के मायके की रसोई में कितना स्वाद है। रक्षा की माँ पूर्वी की बात सुन के वहां से चली जाती है। अरे भाई मैंने तो जैसा सोचा था यहाँ पर तो सब कुछ एकदम उल्टा ही नजर आ रहा है। भाभी का मायका तो एकदम चकाचक है। साफ सफाई से लेकर घर की मेंटेनेंस सब एकदम दुरुस्त है। इतना ही नहीं, मेरे घर में आती ही आंटी जी और भाभी की भाभी तो मेरी खातिरदारी में ऐसे लग गई जैसे घर पर कोई वीआईपी गेस्ट आया हो। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा डाला है भाभी के मायके वालों ने। लेकिन मुझे इतनी जल्दी इम्प्रेस होना नहीं है भाई। बात की तह तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कुछ देर आराम करने के बाद पूर्वी जब बाहर सबके साथ लिविंग रूम में आकर बैठती है तो देखती है रक्षा अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही है और उसकी भाभी और माँ दोनों दौड़ भाग के किचन में खाने की तैयारी में लगी हुई हैं। अरे भाभी आप बिना बात ही परेशान हो रही हैं। मैंने तो मना भी किया था आंटी जी को। अरे अपनी तो फैमिली जैसी बात है ना, आप लोग क्यों इतनी फॉर्मेलिटी कर रही हैं। कुछ सिंपल सा बना लेते तो मैं कुछ भी खा लेती। और वैसे भी अभी 2 घंटे पहले ही तो आपने मुझे इतना ज़बरदस्त नाश्ता करवाया है। वैसे भाभी मानना पड़ेगा, आपके हाथ के पकौड़े और चाय खाकर ना मज़ा आ गया। इतना अच्छा अच्छा नाश्ता मत करवाइए मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोज़ रोज़ आपको आकर परेशान करने लगूं। अरे पूर्वी, मेहमान तो भगवान की तरह होता है भाई। और इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि तुम्हें हमारे यहाँ का खाना इतना पसंद आया कि तुम रोज रोज यहाँ आना चाहती हो। अरे भाई, हम कोई खातिरदारी करने से घबराने वाले लोग थोड़ी ना है कि घबरा जाएंगे। अपना ही घर समझो, हाँ। और जब मन करे तब आया करो। बल्कि मैं तो कहूंगी तुम्हारी जॉब अगर यहाँ लग जाए ना तो तुम हमारे साथ ही रहो। हमें ऐसा लगेगा कि रक्षा गई और तुम आ गई। हमारे लिए तो जैसे रक्षा वैसे तुम। रक्षा भाभी की भाभी तो वाकई बहुत स्वीट है। अरे यार इतना प्यार कौन करता है। मैंने उन्हें उकसाने की कितनी कोशिश की लेकिन उनके फेस से तो वो प्यारी से स्माइल जाने का नाम ही नहीं लेती। उन्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्हें मेरे यहाँ आने से कोई दिक्कत है। पूर्वी अगले 2-3 दिन तक रक्षा के मायके में रुकती है और अपने मन की खूब अच्छे से तसल्ली करती है। जब उसे शक करने की कोई वजह नहीं मिलती तो अंत में टूट जाती है और रक्षा की माँ के पास जाती है।
माफ़ कीजिए माँ जी, आप लोगों के इतने अच्छे व्यवहार और प्रेम भाव को देखकर अब ना मुझे बड़ी ग्लानि महसूस हो रही है। क्या हुआ बेटा? ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहती हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि कुछ और है। क्या बात कर रही हो बेटा? इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला? लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? वजह जानने के लिए आपको शुरू से सारी बातें समझानी होगी। 1 महीने पहले। अरे रक्षा बेटा, देखो भई अब तुम्हारी शादी को 10 दिन पूरे हो गए हैं और हमारी कोई 2-4 बहू तो आनी है नहीं, हैं? तुम इकलौती बहू हो इस घर की, इसलिए अब इस घर की सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। भई जब तक बच्चे छोटे थे, इनकी ज़िम्मेदारी के कारण अपने हर शौक और खुशी को कुर्बान कर दिया मैंने। पर भैया अब तो घर की ज़िम्मेदारी तुम सँभालो और अब जो कुछ दिन बचे हैं ना हमारे, उसमें हम अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहते हैं। समझ रही हो ना बहू? माँ जी, लेकिन मैं अकेले इतने बड़े घर की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी? अरे बेटा, बिल्कुल वैसे ही सँभाल पाओगी, जितने इतने सालों से हम सँभाल रहे थे। और अभी तुम्हारी नई शादी है, जब नई शादी होती है ना तो ऐसा लगता है कि भई हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और अपने ससुराल की ज़िम्मेदारी तो हर लड़की अच्छे से उठा ही लेती है। वैसे भी बेटा घबराने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए। और फिर पूर्वी भी तो है, उसे अपनी छोटी बहन ही समझो। रक्षा की सास ने तो अपनी तरफ से नई बहू रक्षा के साथ अच्छा ही व्यवहार रखा था, लेकिन सास की बात सुनने के बाद रक्षा का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। रक्षा को अपनी सास की बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। जब से सास ने जिम्मेदारी उठाने की बात की थी, उसके चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई थी। शाम को अपने कमरे में, देख रहे हो तुम, तुम्हारी मम्मी से ना 10 दिन की आजादी भी बर्दाश्त नहीं हुई मेरी। शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम्हारी मम्मी चाहती है कि अभी से मैं घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में फंस जाऊं। तुम ये बताओ, अगर अभी से मैं जिम्मेदारियों में बन जाऊंगी तो हम अपनी लाइफ कब एंजॉय करेंगे? अरे बाबा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मम्मी ने तुम्हें घर में कैद करके रखने की बात की हो। क्या भाई, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ लाइफ को एंजॉय नहीं किया जा सकता क्या? अब तुम्हारी बात के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी शादी के बाद नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाना चाहिए, ताकि मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। काम तो हर इंसान को करना ही पड़ता है। अगर मेरी जिम्मेदारी घर से बाहर जाकर ऑफिस में काम करने की है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है घर संभालना और परिवार में सबकी देखभाल करना। तो फिर तुम अपनी ड्यूटी से पीछे क्यों हट रही हो? मैंने उम्मीद करी थी कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझोगे, लेकिन तुम तो मुझे महानता का पाठ पढ़ाने बैठ गए। समझ में आ गया मुझे कि तुम अपनी मम्मी के मामाज बॉय हो। बीवी के सुख दुख से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है रक्षा, मेरी बातों को गलत तरीके से मत देखो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में कोई हिटलर राज नहीं है कि मम्मी तुमसे यहाँ पर मजदूरी करवाएंगी। बस तुमसे इतनी उम्मीद कर रही है कि तुम घर और घर की जिम्मेदारियों को मन से अपना लो। और तुम एक बार शुरुआत करके तो देखो, कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे कहना। ये लो, ये बार तो खाली ही रह गया। रितेश पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ा। ठीक है, अगर रितेश और इसकी फैमिली को मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आ रही, तो मुझे भी बातें समझ में नहीं आएंगी। मेरा तो विजन एकदम क्लियर है। मुझे अभी से 3 टाइम का खाना बनाने और झाड़ू पोछा लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ, और मैं वही करने वाली हूँ। जो कहता है कहता रहे, मेरी बला से। अगले दिन सुबह, बेटा 9 बज गए हैं। देखो हमें पसंद नहीं कि हम सवेरे सवेरे बहू बेटे का दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन अब खुद ही देखो ना, बहू का ऐसे 9 बजे तक सोना अच्छा तो नहीं लगता। और रितेश वो भी अभी तक सोकर नहीं उठा, उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? सास के इतना कहते ही पीछे से रितेश तैयार होकर माँ के पास आता है। अरे मम्मी, किसने कहा आपसे कि मैं अभी तक सोकर नहीं उठा हूँ? मैं तो कब का उठ गया और ऑफिस के लिए रेडी भी हो गया हूँ। बस अब तो आप मुझे चाय नाश्ता करा दो, ताकि मैं टाइम से ऑफिस के लिए निकल सकूं। हाँ बेटा, चलो चाय नाश्ता कर लो। हमने तो उम्मीद करी थी कि हमने बहू को जिम्मेदारी सौंपी है, तो कम से कम सुबह उठकर 1 कप चाय तो वो आज पिला ही देगी। लेकिन यहाँ देखो, रक्षा तो 9 बजे भी सोई पड़ी है। सास के जाने के बाद, रक्षा, तुम 1 कप चाय बनाकर तो नहीं पिला पाई? कम से कम उठकर माँ की बनाई हुई चाय तो पी ही सकती हो ना। या कहो तो उसके लिए भी घर में किसी को बोल दूं कि तुम्हें कमरे में आकर चाय दे जाए। हाँ प्लीज, ऐसा करना, पूर्वी को बोलना मेरी चाय यहाँ रूम में दे जाए। अभी मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। इतना कहकर रक्षा एक बार फिर से बिस्तर में मुंह घुसा लेती है। हद है बेशर्मी की।
कल इस लड़की को इतना कुछ समझाया मैंने, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया। ये 9 बजे तक यूं ही बिस्तर पर सो रही है। अब मैं अगर कुछ भी कहूंगा तो सुबह सुबह बिना बात बहस हो जाएगी और पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। अभी तो ऑफिस के लिए निकलता हूँ, इससे बाद में बात करूंगा। आधे घंटे बाद रक्षा नहाकर बाहर हॉल में आती है। अरे पूर्वी, तुम्हारे भैया तुम्हें मेरे लिए चाय देने को बोल गए होंगे ना? तुम चाय लेकर आई नहीं? नहीं भाभी, वो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी ना, तो मुझे आपके लिए चाय लाने का समय नहीं मिला। अच्छा, नाश्ता बना दिया क्या तुमने? क्या बनाया है? मसाला ओट्स। हाँ, मुझे ज्यादा पसंद तो नहीं है। अब ठीक है, तुमने बना दिया तो लाओ, मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। ऐसा करो, एक कप चाय भी बना दो प्लीज। देखो रक्षा, आज तो पूर्वी की कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए सुबह उठकर उसने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया और मैंने रितेश के टिफिन की तैयारी कर दी। लेकिन बेटा, कल से इन सब कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वैसे भी पूर्वी तो अभी बच्ची है, उसकी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। लेकिन तुम तो अब शादीशुदा हो ना, तुम्हें थोड़ी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए। रक्षा की सास और ननद पूर्वी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब वो घर की जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश करे और घर के कामों में हाथ बटाए। लेकिन रक्षा के कानों पर तो जैसे जूं नहीं रेंग रही थी। काम के समय वो भागकर अपने कमरे में चली जाती और काम खत्म होने के बाद ही कमरे से बाहर आती। इतना ही नहीं, कई बार तो बेशर्मी में पूर्वी और उसकी माँ काम के लिए उसे बुलाने उसके कमरे तक पहुंच जाते, लेकिन तब भी वो कमरे से बाहर नहीं आती। वो किसी भी हाल में किसी भी काम में हाथ बटाने को तैयार नहीं होती थी। कुछ दिन तो पूर्वी और उसकी सास उसके कमरे की साफ सफाई करते रहते, लेकिन बाद में थक कर उन्होंने भी अब पूर्वी के कमरे की साफ सफाई करनी बंद कर दी। 1 महीने के बाद। देख रही है पूर्वी तू, अरे इसकी गोरी चमड़ी पर फिदा होकर ब्याह करके ले आए थे हम इसे। हमें तो यही लगा था ना कि अच्छा परिवार है, अच्छे लोग है, पढ़ी लिखी लड़की है, हमारे घर में आएगी तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि मेरे अच्छे खासे घर को कबाड़ खाना बना देगी। और बात ये नहीं बेटा कि काम हमें करना पड़ रहा है। अरे अभी तो मेरे हाथ पैर सही सलामत है, आज तो मैं काम कर ही रही हूँ। लेकिन अगर इसका यही रवैया रहा ना, तो आज तो क्या, आने वाले समय में भी ये किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। इसका मन ही नहीं है बेटा किसी भी काम को हाथ लगाने का। मुझे तो लगता है इसके संस्कारों की कमी है। इसके माँ बाप ने इसे हाथ पैर हिलाना सिखाया ही नहीं। इसकी माँ ने अगर इसे थोड़ी सी भी शिक्षा दी होती ना, तो आज इसकी हरकतें ऐसी ना होती। मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर करूँ तो क्या करूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप भाभी की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान हैं। कल भाभी के मायके जाने के बाद मैं भी उनके कमरे में गई थी। उनके कमरे की हालत देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। पूरा कमरा कचरे का डब्बा बन गया है। अरे इतना ही नहीं, चाय और कॉफी पीकर कब तक रखने के लिए किचन में नहीं गई। कम से कम 5 कप उनके कमरे में अलमारी के ऊपर रखे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अपने पहने हुए कपड़े तक धोती है कि नहीं, या फिर ऐसे ही रोल बनाकर अलमारी में भर रखे हैं। लेकिन फिर भी मम्मी, ऐसी ही भाभी के मम्मी पापा को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर भाभी इतनी आलसी और कामचोर क्यों है। मैं ऐसा करती हूँ, भाभी के मायके जाती हूँ और वहां जाकर पता लगाती हूँ कि क्या सिर्फ भाभी इतनी कामचोर है या फिर उनके घर में सबका रवैया ऐसा है। इसके बाद आप लोगों के परिवार का रहन सहन और व्यवहार देखने के लिए मैं यहाँ पर बहाने से आ गई। यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि रक्षा भाभी तो पूरा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहती है, जबकि आप और भाभी जी तो पूरा दिन घर के कामों में बिजी रहते हैं। हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाता था तो रक्षा भाभी किसी को 1 कप चाय तक बनाकर देने को तैयार नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने तो मेरे आने पर मेरी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंजलि भाभी तो इतनी प्यारी है कि उनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। बस मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से, जब आपके परिवार में सब लोग इतने अच्छे हैं, तो रक्षा भाभी के अंदर आप लोगों का एक भी गुण क्यों नहीं है? माफी चाहते हैं बेटा, हमारी बेटी की वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी नालायक बेटी ने ससुराल में जाकर ऐसे कारनामे किए होंगे। अगर मुझे थोड़ा सा भी आभास होता ना, तो मैं इसके कान खींच के कब का इसे सुधार चुकी होती। तुम चिंता मत करो बेटा। देखो, जिस दिन से यहाँ आई है ना रक्षा, वो बस आराम ही कर रही है। और हम भी उसे ये सोचकर आराम करने दे रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, ससुराल में तो काम करती ही होगी। अगर यहाँ 2-4 दिन आराम कर भी लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ससुराल में भी ऐसी निकम्मों वाली हरकतें कर रही है। मेरी तरफ से समधन जी को एक मैसेज दे देना बेटा। उनसे कहना कि उनकी बिगड़ी हुई गाड़ी को डेंट पेंट करके और इंजन की मरम्मत करके 15 दिन में मैं वापस छोड़कर जाऊंगी। और इन 15 दिन में ये धक्का मार मार कर चलने वाली गाड़ी ना भागना सीख जाएगी। रक्षा की ननद पूर्वी अपने घर वापस लौट गई थी,
लेकिन अब रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। क्या बात है बेटा, हमें तो पता ही नहीं था। हमारी राजकुमारी ससुराल में जाकर हमारा इतना नाम रोशन कर रही है। अगर पता होता तो हम तेरी स्पेशल वाली खातिरदारी करते ना। चल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब पता चल गया ना, अब हम तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहू जरा इधर तो आना। जी माँ जी। देख बेटा, 15 दिन का टाइम है तेरे पास। 15 दिन के अंदर इस रक्षा को ठोक बजाकर बिल्कुल फर्राटे से चलने वाली गाड़ी बना दे। पूरी जिम्मेदारी तेरी है। सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम A to Z रक्षा ही करेगी। खबरदार, जो तूने एक भी काम में हाथ लगाया, इसके कामों पर नजर रखने की जिम्मेदारी तेरी। ये थोड़ी सी भी ढीली पड़े तो तू आकर मुझे बताएगी। ठीक है माँ जी। अगले 15 दिन तक रक्षा की माँ और भाभी ने मिलकर उससे इतना काम कराया था कि अब तो सोते हुए भी उसे घर के काम ही नजर आते थे। मायके के काम से घबराकर 15वें दिन रक्षा ससुराल जाने की इच्छा जता देती है और अब ससुराल में काम चोरी न करने की